अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले तो अभी मैं एक सीरीज लिखूंगी कुछ कंपाउंड्स, ठीक है। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। तो ये देखें, अगर हम इस सीरीज को देखें, सारे जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनको अगर देखें तो यहाँ पे C1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। यानी कि डिफरेंस यहाँ पे भी देखें तो C3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। तो सब में देखें कि डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। इसमें देखें एक कार्बन का और एक जो है 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। इसमें और इसमें हम डिफरेंस देखें तो ये भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो है ये यहाँ पे ये क्या है, ये एक जैसी सीरीज, एक जैसा जो है वो डिफरेंस रिपीट हो रहा है। तो ये एक ग्रुप बन गया ना, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट डिफर ओनली इन CH2 ग्रुप। ठीक है, सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। इस पूरी सीरीज मतलब एक सीरीज बन रही है जिसका एक सीक्वेंस के साथ जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो इस सीरीज को हम क्या कह सकते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ये है अल्केन्स की, क्योंकि ये अल्केन्स है, सिंगल बॉन्ड है, तो होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। ऑफ अल्केन्स। इसी तरह से हम बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं उनकी भी होमोलोगस सीरीज लिख सकते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस होगा। जैसे होमोलोगस सीरीज अल्कोहल हम लिखना चाहें तो यहाँ पे CH3 होगा और इसके साथ OH ग्रुप, तो ये है मेथानॉल। और इसी तरह से C2H5OH, ये है एथेनॉल। फिर C3H, यहाँ पे एक काम होगा तो H7 और OH, तो ये प्रोपानॉल है। इसी तरह से ब्यूटानॉल, पेंटानॉल सीरीज चलती जाएगी। तो ये होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स है। सिमिलरली हम जो है बाकियों के साथ भी इसी तरह से कर सकते हैं कि कार्बन नंबर जो है वो चेंज होता जाएगा और सब में डिफरेंस क्या होगा, CH2 का ही होगा। तो ये है होमोलोगस सीरीज को आप डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। ठीक है, सिर्फ अगर हम मैथ का डिफरेंस देखें तो 12 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन हैं, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है और सक्सेसिव है। ठीक है, ये दोनों जो एडजेसेंट है इन दोनों का डिफरेंस हमने देखना है। ठीक है, ये नहीं करना कि इसका और इसका हम देखना शुरू कर दें। तो जैसे नेक्स्ट लेवल पे जैसे आते हैं ना 1 2 3 4, तो वो भी एक सीरीज है ना कि 1 के बाद जो है वो हर जो है वो अगला जो 2 है उसका 1 का डिफरेंस है, फिर 1 ऐड करेंगे तो 3, 1 ऐड करेंगे तो 4, इस तरह से 1 1 का डिफरेंस आता जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, CH2 का डिफरेंस आता जाता है और एक सीरीज बन जाती है जिसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब आगे इसकी जो है एग्जांपल, अगर हम इसका इंडिविजुअल मेंबर के, ये पूरी होमोलोगस सीरीज है, इसका एक इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाएगा, होमोलॉग। फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल जो है ये सारी उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप ये सीरीज गिवन हो और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें एथेनॉल क्या है, तो ये होमोलॉग है। ठीक है, इस पूरी सीरीज का एक होमोलॉग है, उसका एक मेंबर है, उसका एक वन इंडिविजुअल है। ठीक है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट डिफर ओनली इन CH2 ग्रुप। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर, क्या है इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कंटेन द सेम एलिमेंट्स एंड द फंक्शनल ग्रुप। तो एक सीरीज है, जैसे ये मैंने कहा है कि ये अल्केन की सीरीज है, तो इसमें जो है कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे अल्कोहल, अगर ये है कि होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, तो मीन के उसमें OH ग्रुप ही एज अ फंक्शनल ग्रुप OH ही सब में प्रेजेंट होगा। चाहे ये जो अल्काइल चेन है ये कहाँ तक भी चली जाए, 1 2 3 से कितनी भी लंबी चेन हो जाए, जो अल्काइल चेन है, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा अगर वो अल्कोहल की है। या फिर अगर एल्डिहाइड की है तो उसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा। उसके बाद सेकंड है, ऑल कंपाउंड इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल द जनरल फार्मूला, अब हर एक का जनरल फार्मूला अगर आपको वैसे याद नहीं रहता कि इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो आप अल्केन्स के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n
+2। ये अल्केन्स के लिए फार्मूला है, एन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल के अगर 6 है, कार्बन नंबर 6 है, ठीक है, C6 आप लगाएंगे यहाँ पे H2, और यहाँ पे एन की जगह पे 6 पुट करेंगे, +2। और अगर हम देखें तो C6H14 आ जाएगा। तो देखें C5H12 है तो यहाँ पे C6H14 आ जाएगा। इसी तरह से आप बाकियों के नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जनरल फार्मूला है। अब अल्कीन का अगर हमने जनरल फार्मूला देखना है तो अल्कीन जो है उसमें 2 कार्बन कम होंगे, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होगा CnH2n। ठीक है, इसमें 2 कार्बन जो है वो कम होंगे अल्केन से। तो इसलिए इसका जनरल फार्मूला जो CnH2n फार्मूले से +2 जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अल्काइन, अल्काइन में उससे उसमें ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें फिर जो है 2 हाइड्रोजन उससे कम हो जाएंगे अल्कीन से। तो उसका जनरल फार्मूला होगा, 2 हाइड्रोजन कम करने हैं तो क्या होगा, CnH2n-2। ठीक है, तो ये है CnH2n-2। तो ये इन तीनों के जनरल फार्मूला है। आपने जब कोई भी इसमें जो है कैलकुलेशन करनी हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना पता चल रहे हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या वैसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है अल्केन अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है। तो ये इस तरह से ये लिख सकते हैं। उसके बाद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट टू द नेक्स्ट वन। तो आप ये देखेंगे हर होमोलोगस सीरीज का, जैसे अब अल्केन की होमोलोगस सीरीज, अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है, तो उनमें भी CH2 का ही डिफरेंस आएगा। अच्छा, उसके बाद है कि ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स। तो एक सीरीज है, ठीक है, ये अल्केन है, अल्केन की सीरीज है, तो जितने भी अल्केन्स होंगे वो उनको उनकी जो प्रिपरेशन का मेथड है वो सेम ही होगा। ठीक है, अगर कोई भी या उसका जो भी रिएक्शन होगा, ये होगा कि कार्बन के नंबर डिफर कर सकते हैं। हम जो भी रिएक्टिंग एज अ रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, तो हम उसमें कार्बन के नंबर जो हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने पेंटेन प्रिपेयर करना है, तो हम जो भी एज अ रिएक्टेंट लेंगे, तो हम ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें 5 कार्बन हो या कुछ इस तरह का, या हमने ब्यूटेन प्रिपेयर करना है तो हम वही वाला मेथड सेम होगा, लेकिन जो रिएक्टेंट है उसमें जो कार्बन की चेन है, कार्बन के जो नंबर है, हम उस हिसाब से रिएक्टेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक पूरी होमोलोगस सीरीज जो है उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, अल्केन की प्रॉपर्टी सेम है, अल्कोहल की अपनी प्रॉपर्टी, वो तो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो उस क्लास की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करेगा, और उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो दिस देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज अ लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इंक्रीजेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ग्रेजुअली क्या करती हैं, डिफरेंट डिफर करती जाती हैं। वो किस तरह से कि क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे कार्बन चेन जो है का साइज चेन जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे, तो मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज करता जाएगा। तो ये क्या है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, तो इस वजह से इनमें जो है वो वन वाल रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। तो वन वाल फोर्सेस जो है उनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो जितना साइज जो है वो ग्रेटर होगा, उतनी ही उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो फिजिकल जो स्टेट है वो डिफर कर सकती है। फॉर एग्जांपल मीथेन है, तो मीथेन जो है वो इसमें जस्ट 1 कार्बन है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, बहुत कम होगा, तो ये गैसियस स्टेट में है। इसी तरह से इथेन भी जो है वो इतना बड़े साइज का नहीं है, तो इसकी भी फिजिकल स्टेट जो है वो गैशियस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। ये भी गैशियस स्टेट में, प्रोपेन भी, ब्यूटेन ब्यूटेन तक जो है ये गैशियस फेज में, गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद इनके जो है वो आगे जैसे जैसे जो है चेन जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही जो फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और उनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जाएगी, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट द फिजिकल इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे, आगे जो है वो लिक्विड स्टेट आएगी, फिर उसके बाद जिन जो बहुत बड़ी बड़ी चेन्स हैं तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। और बस यही इनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आ जाते हैं हम। अच्छा, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन फंक्शनल ग्रुप और नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जैसे अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो सिंगल बॉन्ड पे या जो सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो फिर इस तरह से
ये चीज इस चीज पे डिपेंड करती है। बाकी फंक्शनल जो होती है, फंक्शनल ग्रुप जो फंक्शनल यूनिट जो होता है इज अ साइट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। या बॉन्ड की नेचर कैसी है, पोलर है, नॉन पोलर है, कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज जिस चीज पे डिपेंड कर रही होती है वो फंक्शनल यूनिट है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन हो और हमने उसमें डिटेक्ट करने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब जिस तरह से अभी मेरे ख्याल में आप अगर कर रहे हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिए हैं आपने, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अभी आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स नहीं स्टार्ट की। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में आप करेंगे साल्ट एनालिसिस। तो उसमें भी आपको क्या होगा कि आपको एक साल्ट दिया जाएगा और आपको उसका नाम नहीं मालूम होगा, आप उसके डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि इसमें कौन सा एनायन है और कौन सा केटायन है। तो इस तरह से फिर आप उसमें गेस करेंगे कि ये वाला साल्ट है। तो यहाँ पे इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी तो आपके इस तरह से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड तो कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन हायर लेवल पे अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये है कि आपको एक सैंपल दिया जाता है और किस तरह से आप उसमें एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। अननोन है, ठीक है, आपको नहीं पता, आपको एक सैंपल दे दिया गया है और आपको कहा गया है कि आपको, तो आप ये टेस्ट परफॉर्म करके अंदाजा लगाएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जब भी कोई एक कंपाउंड होता है, कोई अननोन कंपाउंड जो है वो साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले जो है उसका एनालिसिस करते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं, फिर फार्मूला डिटरमिन किया जाता है, फिर स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो ये सारे तो सबसे फर्स्ट जो है ये क्या है कि सबसे पहले तो चेक किया जाता है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर कार्बन डिटेक्शन डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, पहले है कि हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो अब जो है ये तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें एसेंशियल एलिमेंट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन और हाइड्रोजन। ये तो हमें हमें पता है, लेकिन जब साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं उन्हें तो नहीं पता होता कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिर उसके लिए कि हम डिटेक्शन के लिए कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक सैंपल है, ठीक है, ऑर्गेनिक सैंपल है उसको हमने हीट करना होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। और क्या होगा कि अगर तो इसके अंदर कार्बन मौजूद है तो कार्बन जो है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, उसको ऑक्सीडाइज करेगी और किस में कन्वर्ट कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और अगर अब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, हमें कैसे अंदाजा होगा। तो उसके लिए फिर क्या होता है, वो टेस्ट करने के लिए इस तरह से ये यहाँ पे मैं बना देती हूँ। ये जो है, इस फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक्स जो हमारा सैंपल है उसे डाला है और कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है उसको डाला है। इधर मैं बना देती हूँ। ठीक है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। अब इसके अंदर जो है वो सैंपल भी है और क्यूप्रिक ऑक्साइड भी है और इसको यहाँ से हीट अप करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको बिल्कुल बंद है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम एक रात गुजारेंगे। अब यहाँ पे इधर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट साल्ट रखा गया। फिर यहाँ से एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर लाइम वाटर लिया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से इधर से गुजर के, ये यहाँ से जाएगी गुजर के, इधर जब जाएगी तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर है।
लाइम वाटर के साथ ये हमने क्यों लाइम वाटर यहाँ पे यूज किया है कि हम जो है इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनेगी तो वो क्या कर देगी, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। वैसे क्लियर सॉल्यूशन है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटीज बनेगी। ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल है। और वो व्हाइट पीपीटीज की उसकी वजह से जो कलर है सॉल्यूशन का वो मिल्की वाइट हो जाएगा। तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसमें कार्बन प्रेजेंट है। इस तरह से अब ये यहाँ पे जो मैंने कॉपर सल्फेट का बताया है कि कॉपर सल्फेट का साल्ट जो है वो यहाँ पे लगा हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि अब अभी हमने हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना है। तो हाइड्रोजन को हमने कैसे डिटेक्ट करना है, इसके अंदर क्योंकि किप्रिक ऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बल्कि ये एक साथ ही होगा। तो हाइड्रोजन जो है, जो ऑर्गेनिक सैंपल के अंदर मौजूद है, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। अब ये वाटर वेपर की प्रेजेंस जो है वो हमें कैसे पता चलेगी, जब ये वाटर वेपर ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस, मैंने आपको बताया था कि एनहाइड्रस कॉपर के जो साल्ट हैं वो जो कलरलेस होते हैं, लेकिन जब वो हाइड्रेटेड होते हैं वाटर, जैसे कॉपर सल्फेट ये इस तरह से लिखा होगा तो ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। लेकिन अगर कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O यानी कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ प्रेजेंट है, या हाइड्रेटेड कॉपर का कोई भी साल्ट है, तो उसका कलर होगा ब्लू। ठीक है, तो अब ये वाटर वेपर जब ऊपर जाएंगे तो इसको हाइड्रेट करेंगे, हाइड्रेट होगा तो इसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा। तो इसका ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का वो इंडिकेट करेगा, उससे हमें पता चलेगा कि वाटर वेपर बने हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वाटर क्यों बना है, क्योंकि प्रेजेंट है हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके साथ। तो ये रिएक्शन इस तरह से होगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हैं। अब फर्दर हमने ये देखा, बल्कि पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन तो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि उनमें नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस के, इवन के कुछ मेटल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो उन सारों को तो हम अभी इस लेवल पे डिटेक्ट करने के हम कोई टेस्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनमें जो नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस, इनको हम डिटेक्ट करने के लिए आज जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये अच्छा। अब इनको जो है चेक करना है इनकी प्रेजेंस को, तो क्या हम करेंगे, तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, लिसाइन सॉल्यूशन। इसको लसाइन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को जब हमने स्टडी किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव मेटल। तो इसके लिए फिर हमें ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करना है कि सबसे पहले जो है हमने सोडियम मेटल लेनी है, नाइफ से उसको कट करना है। कट करने के बाद कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है, और लेकिन ये एहतियात करनी है कि उसमें कोई मॉइस्चर ना हो, क्योंकि इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम ऑक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होती है तो उसमें जो है वो भी, ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाए। तो इस वजह से इसका जो है ना मॉइस्चर जो है नहीं होना चाहिए प्रेजेंट। तो सबसे पहले आपने स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल लेनी है। सेकंड स्टेप में क्या करना है
पुट दिस पीस ऑफ सोडियम मेटल इन द फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब छोटी सी ये शीशे की ट्यूब होती है, ठीक है, उसके अंदर आपने सोडियम मेटल को पुट करना है और उसको हीट अप करना है। ठीक है, हीट अप करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी। सोडियम मेटल को आपने मेल्ट ही करना है, ठीक है, फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाल के मेल्ट कर लिया। अब जब मेल्ट हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। अगर वो सॉलिड स्टेट में तो उसे आप बेशक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी छोटी सी चुटकी जो है वो आप इसमें डालेंगे, ठीक है। डाल के फिर आपने क्या करना है, उसको हीट करना है। हीट द फ्यूजन ट्यूब अगेन टिल इट्स बॉटम बिकम रेड हॉट, यहाँ तक के ये बॉटम से बिल्कुल रेड हॉट हो जाए, सुर्ख कलर हो जाए उसका। इस तरह से जब हो गया, ठीक है, फिर आपने उस फ्यूजन ट्यूब को जो है वो ब्रेक करना है। चाइना डिश लेनी है, चाइना डिश में उसमें उसको ब्रेक करना है, ठीक है, इतनी हीट अप होगी कि वो जल्दी ब्रेक हो जाती है, टूट जाएगी। और फिर उस चाइना डिश में आपने डालना है जिसमें वाटर हो 20 सेंटीमीटर क्यूब, और 20 ml या ऐसा जो भी जितना भी आपने वाटर लेना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब वो आप वाटर इसके अंदर हो, और इसके अंदर आपने इसको डालना है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। तो यहाँ तक तो ये रिएक्शन हुआ है। फिर आपने इस वाटर को जिसके अंदर इसको तोड़ा है, इसको आपने बॉयल करना है, यानी इतना हीट करना है कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए। इसी में नहीं, चाइना डिश में नहीं गर्म करना, इसको जो है ना अलग से उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल लें और फिर हीट अप करें, और जब तक के बॉयल हो जाए। फिर जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने इस सॉल्यूशन को जो भी बना है इसको आपने फिल्टर कर लेना है, ताकि जो भी वो उसके शीशे वगैरह जो इस तरह का हो तो वो सारे निकल जाए और हमारे पास सही सोडियम एक्स क्लियर सोल्यूशन आ जाए। तो ये जो हमारे पास हासिल होगा उसको हम कहते हैं लिसाइन सोल्यूशन, या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट इसको बोलते हैं। अब ये जो है वो इसका क्या पर्पज, अब हमने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाला है, जो हमारे पास सैंपल था वो भी डाला है, तो क्या कुछ रिएक्शन आया। सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, और उसको हमने मेल्ट भी किया हुआ है, तो रिएक्शन तो हुआ होगा ना। तो रिएक्शन क्या हुआ है कि सोडियम मेटल है, ठीक है, ये सोडियम मेटल है। अगर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या कंपाउंड बनाएगा। अगर सल्फर प्रेजेंट है तो क्या कंपाउंड बनाएगा, अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो क्या कंपाउंड बनाएगा। तो सोडियम मेटल है, ठीक है, ये सोडियम मेटल जब आपने ये तब होगा, ये सारा तब रिएक्शन होगा जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड मेल्टेड सोडियम मेटल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है। तो अगर तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम साइनाइड। अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगी और सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो फिर ये वाला टेस्ट ये नहीं देगा, ठीक है, तो सोडियम साइनाइड बनेगा। फिर अगर के सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर सल्फर प्रेजेंट है तो फिर सोडियम जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बनाएगा। अब अगर सोडियम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है, और कार्बन तो प्रेजेंट है ही, तो सोडियम थायोसाइनाइड बनेगा। उसके बाद अगर इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई हेलोजन प्रेजेंट हुई तो ये बनाएगा सोडियम हेलाइड। अब ये है हेलोजन में से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब ये कंपाउंड्स बन चुके हैं, जो हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट आया है ना, इनमें से उनमें ये मौजूद होंगे, ठीक है। जो भी अगर नाइट्रोजन वाला होगा तो ये होगा, अगर सल्फर वाला होगा तो ये होगा, अगर ये सल्फर और नाइट्रोजन वाला होगा तो ये होगा, अगर जो है वो कोई हेलोजन वाला होगा तो फिर ये होगा। नहीं, फ्लोरीन नहीं हो सकता, फ्लोरीन का जो है ना उसके बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, वो हाईली रिएक्टिव है, तो वो जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत कम होता है, उसके बहुत कम चांसेस है। हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो उसकी तो फिर एक्सप्लोजन ही होगी, तो जो उससे फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसमें फ्लोरीन है। तो उस वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए है। अच्छा, अब हमने चेक करना है
आगे फर्दर जो टेस्ट करने हैं, उसमें ये हमने चेक करना है कि क्या सोडियम साइनाइड बना है, क्या सोडियम सल्फाइड बना है। अगर पॉजिटिव टेस्ट आ जाते हैं तो उसका ये मतलब होगा कि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर इसका पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है उसका मतलब होगा सल्फर प्रेजेंट है। अगर इस इन सब का आ जाता है मतलब पॉजिटिव टेस्ट, तो फिर इसका मतलब होगा कि नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है। और अगर इसका, तो इसका ये मतलब होगा कि हेलोजन प्रेजेंट है हमारे पास जो गिवन सैंपल है उसके अंदर। अच्छा, कितना टाइम रह गया? 2 मिनट रह गए हैं। चलिए, नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम जो है रीजॉइन कर लेते हैं, ताकि दोबारा से वो दरमियान में ही ना खत्म हो जाए। ओके, अब हम नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि सोडियम साइनाइड को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया है सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है। क्योंकि हमने 3 एलिमेंट्स के लिए टेस्ट करने हैं, तो हमने तीनों 3 पोर्शंस में इनको डिवाइड करना है। ठीक है, बल्कि 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लें, क्योंकि अगर हाँ, बल्कि ठीक है, एक ही टेस्ट से वो आ जाएगा, तो सही है। 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लें तो फिर हम टेस्ट करेंगे। तो नाइट्रोजन टेस्ट, नाइट्रोजन टेस्ट में हमने क्या करना है कि हमने फेरस सल्फेट, जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट है या लेसाइन सोल्यूशन है, उसमें हमने क्या डालना है, फेरस सल्फेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो फेरस सल्फेट है वो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईली अनस्टेबल होता है, और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इमीडिएटली Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसलिए इसको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज करना चाहिए। तो फेरस सल्फेट जब हम इसमें हमने क्या इसको हमने डिटेक्ट करना है, तो जो भी रिएक्शन होगा वो सोडियम साइनाइड के साथ होगा, क्योंकि हमने इसी की प्रेजेंस को चेक करना है। तो अगर सोडियम साइनाइड हुआ, तो क्या होगा कि फेरस सल्फेट को जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो कम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि फेरस आयरन जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगी, हेक्सासियानोफेरेट टू सोडियम हेक्सासियानोफेरेट। 4 यहाँ पे सोडियम, क्योंकि सोडियम मेटल प्रेजेंट है, और साथ में सोडियम सल्फेट बनेगा। अब इससे हमें कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब आगे फर्दर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड डालेंगे हम। तो फिर क्या होगा, फिर इसके साथ रिएक्शन होगा, और साथ में उसको एसिडिफाइड, मतलब हम HCl भी इसमें ऐड करेंगे। तो फिर हमारे पास यही जो है, सोडियम की जगह पे आ जाएगा आयरन, यानी कि मेट, वो भी एज अ जो सिंपल केटायन है। आयरन यहाँ पे आ जाएगा Fe+3। और यहाँ से ये आपने ध्यान रखना है कि ये हेक्सासियानो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन ये देखें ब्रैकेट के पास आपको ये क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये हेक्सासियानो के 3, अब 3 कम्प्लेक्स एनाइन जो है वो Fe4। अगर हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाजा लगाएं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4 चार्ज था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 -4 और 3 कितना, 4 3 सा 12। और ये यहाँ पे आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, और यहाँ पे 4 आयरन प्रेजेंट है। तो 12 जो है ये उन 12 चार्जेस को ये कंपन न्यूट्रलाइज करेंगे 4Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आयरन है वो। तो ये आपके पास जो नेक्स्ट कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ये बनेगा। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे सोडियम की जगह पे Fe4 आएगा, और इधर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास जो नीचे जो है ये 3 नंबर आएगा। ठीक है, और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। और आपको कैसे रिजल्ट पता चलेंगे, पर्शियन ब्लू कलर अपीयर होगा, इस कंपाउंड का कलर है पर्शियन ब्लू। तो ये पर्शियन ब्लू कलर इंडिकेट करेगा कि ये कंपाउंड, ये रिजल्ट आया है हमारे पास
तो जिससे पता चलेगा कि वाकई ये सोडियम साइनाइड प्रेजेंट होगा तो तभी ये सारे रिएक्शन होंगे ना। तो ये इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव टेस्ट है और नाइट्रोजन इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये सारे टेस्ट ये नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये नहीं बना, ठीक है, और नाइट्रोजन एब्सेंट है। अच्छा, अब एक और चीज हमने पढ़ी थी, आयरन के जो रिएक्शंस थे उसमें, आयरन के लास्ट में, उसमें थायोसाइनाइड के साथ इसका रिएक्शन पड़ा, जिसमें थायोसाइनाइड एज अ लिगेंड जो है वो उसके साथ कम्प्लेक्स बनाता है, और ब्लड रेड कलर जो है वो ब्लड ब्लड रेड कलर का वो कम्प्लेक्स है। तो उसमें हमने ये कहा था कि इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, Fe+3 की डिटेक्शन के लिए। तो वही टेस्ट जो है यहाँ पे हम थायोसाइनाइड के लिए भी यूज कर सकते हैं, कि अगर थायोसाइनाइड इसमें बना है तो वो यही आयरन सल्फेट हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइनाइड की जगह पे थायोसाइनाइड आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि थायोसाइनाइड आएगा, और उसका उस कम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, उस कम्प्लेक्स का कलर ब्लड रेड कलर होगा उसका। और उस कलर से हमें ये अंदाजा होगा कि इसमें सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, इसीलिए थायोसाइनाइड बना है। तो उसमें ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है, वो भी मैं टेस्ट लिख देती हूँ यहाँ पे। सल्फर प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, सोडियम थायोसाइनाइड। तो सेम जो है यहाँ पे रिएक्शन होगा इसके साथ, सोडियम थायोसाइनाइड प्लस आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, कम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे लिगेंड का जो है सिर्फ डिफरेंस है, सोडियम 4 सोडियम सल्फेट। फिर हम फर्दर इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे और साथ में HCl। तो यहाँ पे वही Fe4। और ये देखें आप जरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों रिएक्शंस में यहाँ पे लिगेंड का सिर्फ डिफरेंस है, और उससे कम्प्लेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, और जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगी उसका कलर इंडिकेट करेगा कि क्या प्रोडक्ट बनी है। तो ये ब्लड रेड पीपीटीज बनेंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इस जो हमारे पास गिवन सैंपल है उसके अंदर नाइट्रोजन कार्बन और सल्फर तीनों ही प्रेजेंट हैं। तो कार्बन का तो टेस्ट हमें पहले से ही अंदाजा है, बाकी नाइट्रोजन और सल्फर दोनों अगर प्रेजेंट हुए तो ये टेस्ट होगा। अच्छा, ये रिजल्ट होगा। उसके बाद है जी सल्फर टेस्ट। सल्फर को अगर हमने ये, अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर? उसके बाद हम सल्फर को के लिए जो टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे कि क्या ये पॉजिटिव टेस्ट है या नहीं। तो अगर सल्फर प्रेजेंट है सोडियम के अंदर, तो सोडियम ने उसके साथ, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर सल्फर प्रेजेंट था तो उसने सोडियम के साथ इस तरह से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया होगा सोडियम सल्फाइड। अब हमने इसकी प्रेजेंस को चेक करना है कि क्या जो हमारे पास लसाइन सोल्यूशन है उसके अंदर ये प्रेजेंट है। तो सोडियम सल्फाइड, इसमें हम एसिटिक एसिड डालेंगे, ठीक है, ताकि हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस जो है वो इवॉल्व हो। और फिर हम लेड एसीटेट स्ट्रिप यूज करेंगे, और जो जब गैस इवॉल्व होगी तो गैस जो है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो गैस लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फाइड बनाएगी, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो क्या होगा कि लेड एसीटेट स्ट्रिप जो हमने पेपर यूज किया है, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये हमारे सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर डाला हुआ है। तो इसके अंदर हमने एसिटिक एसिड जब डालेंगे, ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड, ये इस तरह से रिएक्शन होगा, CH3COOH एसिटिक एसिड है।
तो ये क्या करेगा, ये एसिड है तो ये प्रोटॉन देगा इसको, तो H2S गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस सोडियम एसीटेट बनेगा, H3COO Na। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब बनी है तो इसको हमने कैसे डिटेक्ट करना है, यहाँ पे हम एक स्ट्रिप लेड एसीटेट पेपर की स्ट्रिप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, लेड डाई एसीटेट पीबी, लेड डाई एसीटेट की ये स्ट्रिप है। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर आएगी तो इन दोनों का जो पेपर है लेड एसीटेट और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दोनों का रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा, लेड सल्फाइड और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो कलरलेस है। ठीक है, और लेड सल्फाइड जो है ये ब्लैक कलर का है। तो अब इस रिएक्शन की वजह से लेड सल्फाइड के बनने की वजह से ये जो स्ट्रिप है लेड एसीटेट की, ये ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे असल में लेड सल्फाइड बना है तो हम इसको कहते हैं कि इसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ने लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर दिया है। ठीक है, तो ये लेड सल्फाइड असल में होता है जो कि ब्लैक पीपीटीज बनती हैं, और साथ में एसिटिक एसिड, ये तो कलरलेस ही होगा, कम उसके अंदर ही रहेगा। तो ये जो ब्लैक कलर इसका ब्लैक हो जाना लेड एसीटेट का, इससे हमें पता चलेगा कि ये सारा रिएक्शन हुआ है और सल्फर जो है वो प्रेजेंट होगा। अगर सोडियम सल्फाइड बनेगा तो तभी ये सारे रिएक्शन होंगे, अदरवाइज अगर सल्फर नहीं प्रेजेंट होगा तो ना ही सोडियम सल्फाइड बनेगा और ना ही ये सारा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये है जी डिटेक्शन ऑफ सल्फर। उसके लिए केस में हमने एसिटिक एसिड ऐड किया, एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने लेड एसीटेट स्ट्रिप यूज की है, उसके ब्लैक होना इंडिकेट करता है कि सल्फर इज प्रेजेंट। उसके बाद है हेलोजेंस। हेलोजेंस में हमने चेक करना है कि क्या सोडियम के साथ क्लोरीन तो नहीं, लाजमी नहीं है कि क्लोरीन ही हो, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो उसमें जो है या सोडियम ब्रोमाइड बनेगा या सोडियम क्लोराइड बनेगा या सोडियम आयोडाइड बनेगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इसमें से साइनाइड, क्योंकि अगर नाइट्रोजन है हमें नहीं पता कि नाइट्रोजन भी है क्या, तो उसमें साइनाइड भी बना होगा। हम अपने जो है उसके लिए साइनाइड है या जो सोडियम सल्फाइड है उनको पहले उन आयंस को रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले जो तीसरे वाला एक्सट्रैक्ट हमने जिस टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ उसमें हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, वो सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो निकल जाएगा और साइनाइड भी इसी तरह से निकल जाएगा। तो उन दोनों को निकालने के लिए पहले हम उस जो तीसरे नंबर वाला एक्सट्रैक्ट है उसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे। ठीक है, तो वो जब निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद बाकी है जो भी रह जाएगा वो हेलोजन, यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन के जो एलिमेंट्स थे वो तो निकल गए, उसके जो कंपाउंड्स है वो निकल गए, उसकी वजह से जो बने हुए थे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट के अंदर अगर हैं तो। फिर हम क्या करेंगे कि उसको नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल करने के बाद टू एक्सपेल साइनाइड आयंस एंड सल्फाइड एंड कूल द सॉल्यूशन एंड सिल्वर टेस्ट सॉल्यूशन इज एडेड। अब जो है हमें पता है कि सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उससे सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि इनसॉल्युबल है और वाइट पीपीटीज, वाइट कलर की पीपीटीज बनती हैं। तो अभी हमें जो है ये तो अंदाजा नहीं है कि हम पहले टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि पीपीटीज बनती हैं या नहीं बनती हैं, अगर बनेंगी तो फिर ये अंदाजा होगा कि हेलोजेंस प्रेजेंट है, ये नहीं अंदाजा होगा कि क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है या फिर आयोडीन प्रेजेंट है। तो पहले तो हम जो है वो उसे बॉयल करने के बाद नाइट्रिक एसिड के साथ फिर हम इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसका ट्रीटमेंट हम करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन हुआ है तो कोई भी जो भी हेलोजन का जो भी था एक्स जो है वो कोई भी हो सकता है, तो उसका जो है वो सिल्वर के साथ कंपाउंड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेंगे।
अब ये इससे इस टेस्ट से हमें अंदाजा होगा, पीपीटीज बनेंगे, इस टेस्ट से हमें अंदाजा हुआ है, अगर ये वाला टेस्ट आया है तो अंदाजा हुआ है कि इसमें हेलोजेंस प्रेजेंट है। अब कौन सी हेलोजेंस प्रेजेंट है उसका अंदाजा इस तरह से होगा कि अगर तो ये व्हाइट कलर की पीपीटीज हैं, ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड होगा, सिल्वर नाइट्रेट, तो अगर तो ये सिल्वर क्लोरा अगर तो ये क्लोरीन है तो फिर जो है सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और उसकी पीपीटीज का कलर होता है वाइट, ठीक है। और उसको दोबारा का हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हम उसको डालेंगे, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर तो ये सालुबल हुई तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो हेलोजन प्रेजेंट है वो क्लोरीन ही प्रेजेंट है, ठीक है, सालुबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर जो है यहाँ पे ब्रोमाइड प्रेजेंट है, तो सोडियम ब्रोमाइड बना हुआ होगा, उसका जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट करेंगे तो फिर सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है लाइट येलो, ठीक है, पेल येलो पीपीटीज उसमें होती हैं, पेल येलो पीपीटीज होंगी। अब उसको भी कंफर्म करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, तो वो जो है वो इतना सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक तो उसका कलर भी इंडिकेट कर देगा। कंफर्म करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेंगे, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो हेलोजन प्रेजेंट है वो ब्रोमीन है। अब अगर आयोडीन होगी तो फिर सोडियम आयोडाइड होगा, और उसका रिएक्शन होगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो उसके केस में जो है डीप येलो कलर की पीपीटीज बनेगी सिल्वर आयोडाइड की। तो ये मैं नीचे इधर लिख रही हूँ, सिल्वर आयोडाइड की पीपीटीज बनेगी, और उनको भी हमने अगर कंफर्मेशन के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो इनसॉल्युबल होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल है। एक तो कलर से ये अंदाजा हो जाएगा, कंफर्मेशन के लिए उससे भी फिर पता चल जाएगा कि ये आयोडीन प्रेजेंट है। तो ये सारे टेस्ट हैं हेलोजन के लिए। हाँ जी, आप मुझे बताएं कि समझ आई है, क्लियर। ओके, अल्लाह हाफिज। फिर बाकी हम इंशाल्लाह इनके जो क्विक क्विज हैं वो कुछ रह गए थे, तो वो मैं आपको कल इंशाल्लाह करवा दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ऑक्सीजन के लिए टेस्ट हैं, ठीक हैं, लेकिन उसके लिए डिफरेंट टेस्ट है, ये टेस्ट नहीं होगा। ये नाइट्रोजन, हेलोजन और उसके लिए सल्फर के लिए टेस्ट है। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये टेस्ट यूज नहीं होंगे, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होंगे। अब देखें कि नाइट्रोजन का भी टेस्ट जो है ना तब होगा जब कार्बन भी प्रेजेंट होगी। जैसे कि आप ये देखें, हाइड्राजीन है, ठीक है, NH2 एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, NH2 है, तो इसमें देखें कार्बन नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला ये जो कंपाउंड है, इसके लिए फिर हम कोई और टेस्ट करेंगे। ये कंपाउंड ये वाला नाइट्रोजन टेस्ट जो है नहीं देगा, क्योंकि इसमें अगर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होंगे तो तब वो सोडियम साइनाइड बनेगा, ठीक है। अब उसी के बेस पे तो सारी डिटेक्शन हो रही है ना, तो अगर वो नहीं बनेगा तो फिर ये वाला टेस्ट, ये जो हाइड्रोजन है ये भी नहीं देगा। ईथर के डिटेक्शन के लिए फिर उसका फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट किया जाता है डिफरेंट रिएक्शन से, लेकिन ईथर की डिटेक्शन के लिए फिर एक उसका वेपराइज होना और उसकी स्मेल भी जो है ना वो भी क्योंकि वो एक तो बहुत ज्यादा जो है वो वोलेटाइल है, उसके वेपर्स निकल रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि ईथर जो है ना उसके लिए फिर ऑक्सीजन अगर उसमें डिटेक्ट करने, ऑक्सीजन सिर्फ ईथर में तो नहीं और भी बहुत सारे हैं, तो उनमें डिटेक्ट करने के लिए अब जैसे कार्बोनाइल है तो उनमें कार्बोनाइल ग्रुप डिटेक्ट हो जाए तो उससे ये अंदाजा हो जाता है कि जो है वो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये तो मैंने एलिमेंट्स के लिए किया है ना, तो वो ईथर और जो अल्कोहल है या फिर उनमें हम जो है फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन हो जाए तो फिर तो हमें अंदाजा हो जाता है ना कि अगर ये ईथर ग्रुप है तो ऑक्सीजन उसमें ऑब्वियसली प्रेजेंट है, उसमें लाजमी नहीं है कि हम जो है वो ऑक्सीजन एलिमेंट को ही डिटेक्ट करें, उसमें हम फंक्शनल ग्रुप को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।